नमस्कार। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के इस एपिसोड में भारत में जो स्थल चर्चा में रहे हैं, खबरों में रहे हैं, आज के इस एपिसोड में उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में पहला स्थल है पातालकोट घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ लीजिए और लोकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस वजह से खबरों में रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में तामिया ब्लॉक में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित एक विशाल प्राकृतिक गर्त है, और ये जो गर्त है वह नर्मदा की सहायक नदी दूधी नदी के द्वारा जो ऊर्ध्वाधर अपर्दन किया गया है, उस दूधी नदी के ऊर्ध्वाधर अपर्दन से निर्मित है। तो पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो आपको मैप दिखाया गया है, जिसे मैं रेड कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ, या ये जो बोल्ड लाइन से आप लोग जो देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इस मध्य प्रदेश के मैप में आप लोग भोपाल देख रहे होंगे, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। मध्य प्रदेश के इस मैप पर यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया दिखाया गया है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है, और इस छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया गया है इनसेट में। तो इस छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के इस वाले भाग में यहाँ पर है पातालकोट का एरिया, और इसे इस क्षेत्र में दूधी, जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है, उस नर्मदा की सहायक दूधी नदी के ऊर्ध्वाधर अपर्दन के द्वारा यहाँ पर एक घाटी का निर्माण किया गया है, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। ये घाटी लगभग 79 वर्ग किलोमीटर में फैली है, और मुख्य धरातल से इसकी जो गहराई है वह 1200 से 1500 फीट है, और आकार घोड़े की नाल के आकार का है, इस तरीके से चंद्राकार है। और इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि सूरज की रोशनी यहाँ के कई हिस्सों में केवल दोपहर के समय कुछ घंटों के लिए ही पहुँच पाती है, और इसको अगर देखेंगे तो ये इस तरीके की कुछ दिखाई देती है। अब ये चर्चा में क्यों है, उसके 2-3 कारण हैं। पहला है, मध्य प्रदेश सरकार ने पातालकोट को जैव विविधता विरासत स्थल, या इंग्लिश में कहा जाता है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, घोषित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है। पहला कारण। दूसरा कारण है कि आयुष मंत्रालय का मतलब हो गया कि जो भारत की जो पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी मेडिसिन सिस्टम हो गया, या इसके अलावा योगा हो गया, सिद्ध हो गया, होम्योपैथी हो गया, इनके लिए एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया गया था। इस मंत्रालय ने यहाँ की भारिया जनजाति के पारंपरिक औषधि ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है, ताकि पायरेसी को रोका जा सके। अब यहाँ पर 2 वर्ड आ गए हैं, एक तो आ गया बायो पायरेसी, और यहाँ की भारिया जनजाति। इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है, उसमें प्रमुख रूप से भारिया जनजाति पाई जाती है, और भारिया जनजाति एक PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर विशेष रूप से जो सुभेद्य जनजातियां होती हैं, ऐसी 75 जनजातियां जो जनजातियों में भी अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं, शिक्षा का स्तर उनमें काफ़ी कम है, जिनमें कृषि का जो स्तर है या वैज्ञानिक तकनीकी स्तर है वह काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घटती जा रही है, ऐसी कुछ जनजातियों को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। तो जो भारिया जनजाति है इस क्षेत्र में निवास करने वाली, वह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत आती है। उन जनजातियों के पास स्थानीय स्तर पर जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उनसे संबंधित कुछ विशेष जानकारी है, और उन पेड़ पौधों का प्रयोग किस बीमारी में किस प्रकार से किया जा सकता है, या उन संसाधनों का प्रयोग अन्य किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, इसके बारे में उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए और उस ज्ञान को डिजिटाइज करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इसलिए भी ये चर्चा में बनी हुई है ये घाटी। अगला एक शब्द आया यहाँ पर बायोपायरेसी, उसको भी समझ लीजिए। बायोपायरेसी का मतलब ये हो गया कि जो जैविक संसाधन है या आनुवांशिक संसाधन है, या किसी विशेष समूह के पास कोई पारंपरिक ज्ञान इत्यादि है, उसका दुरुपयोग ही बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे किसी विशेष समूह को किसी जैविक संसाधन के बारे में कोई विशेष ज्ञान है कि किस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जा सकता है, तो उसकी अनुमति के बगैर उस पर पेटेंट लेना या उसका प्रयोग करना, ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए
जो भारिया जनजाति है, जिनको यहाँ की घाटी में उत्पन्न होने वाले, विकसित होने वाले पेड़ पौधों और अन्य संसाधनों के बारे में विशेष ज्ञान है, उनके ज्ञान को संरक्षित करने के लिए, बायोपायरेसी से बचाने के लिए उनके ज्ञान को डिजिटाइज किया जा रहा है और उसके लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। इसलिए भी ये पातालकोट घाटी चर्चा में बनी हुई है। अगली जानकारी है केंद्र सरकार के पीएम जनमन एक केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका जो फुल फॉर्म है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि जनजातियों आदिवासियों के कल्याण के लिए एक शुरू किया गया एक केंद्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार के पीएम जनमन अभियान के तहत यहाँ रहने वाली पीवीटीजी, वही आ गया जो मैं अभी बता रहा था आपको भारिया जनजाति के बारे में, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है। इन सब कारणों से ये जो पातालकोट घाटी है वह चर्चा में बनी हुई है। इसकी लोकेशन भी आप लोगों ने देख ली थी। कुछ और पातालकोट घाटी के बारे में कुछ जानकारी अगर समझनी हो, इस घाटी का निर्माण दूधी नदी के द्वारा वर्टिकल इरोजन या ऊर्ध्वाधर अपरदन का मतलब हो गया लंबवत अपरदन। जैसे मान लीजिए कोई ये सतह है इस तरीके की, अगर कोई नदी नीचे की ओर अगर डाउनवर्ड कटिंग करती है तो उसे कहा जाता है वर्टिकल इरोजन। तो दूधी नदी के द्वारा ऊर्ध्वाधर अपरदन से इस घाटी का निर्माण हुआ है। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो ये अपनी गहराई और आर्द्रता या नमी के कारण यहाँ का तापमान बाहरी क्षेत्र से भिन्न रहता है, जो इसे सर्पगंधा, काली मूसली, पत्थर चट्टा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए एक नेचुरल इन सीटू लैब बनाता है। नेचुरल इन सीटू लैब का मतलब हो गया, इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थाने, किसी विशेष स्थान पर ही किसी चीज का अगर विकास होता है तो उसे कहा जाता है इन सीटू, किसी स्थान विशेष के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए इन सीटू और एक्स सीटू को समझाए दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई विशेष प्रकार की अगर वनस्पति किसी क्षेत्र विशेष में उगती है, जैसे चंदन का जो वृक्ष हो गया वो दक्षिण भारत के लिए स्थानिक है, तो चंदन के वृक्ष को अगर उसी दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाए तो इसे कहा जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन, उसके मूल स्थान पर ही संरक्षित करना। अगर चंदन के वृक्ष को लाकर किसी दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाए तब उसे कहा जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर इन सीटू का मतलब है कि ये जो सर्पगंधा, काली मूसली और पत्थर चट्टा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, ये उनके मूल स्थान पर ही उपलब्ध है और वहां पर ये नेचुरल इन सीटू लैब के रूप में कार्य करती हैं कि ये वहां पर विकसित होती हैं। अगली है नृवंश विज्ञान एथनोग्राफी। यहाँ मुख्य रूप से भारिया जनजाति निवास करती है जिन्हें पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है, और पूरे भारत में 75 जनजातियां ही ऐसी हैं जिन्हें पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। उनमें से एक जनजाति है भारिया, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की इस पातालकोट घाटी में निवास करती है। वे अपने एथनोबोटैनिकल ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगली जानकारी है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और ये नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, उसी का एक हिस्सा है जो लगभग 720 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब पहले इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। यहां पर इस वाले मैप पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो बोर्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये राजस्थान राज्य की बाउंड्री आपको दिखाई गई है। इस बाउंड्री के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये मिलेगा आपको नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र। इसी नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। इसके बारे में जानकारी है। अब जानकारी देखने के बाद अब समझ लीजिए कि ये जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। पहली जानकारी है कि जयपुर में भीषण लू हीट वेव के चलते प्रशासन ने वन्य जीवों को बचाने के लिए विशेष कूलिंग उपाय, कूलिंग का मतलब है शीतलन उपाय, जैसे स्प्रिंकलर से सिंचाई करना, विशेष आहार देना कुछ वन्य जीवों को, और वाटर कर्टन। वाटर कर्टन का मतलब होता है कि पानी को फव्वारे के रूप में स्प्रे किया जाता है, वाटर कर्टन इत्यादि लागू किए हैं। अगली जानकारी है पार्क ने वर्ष 2026 के पहले 40 दिनों में 57,000 से अधिक पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है, जो इसे राजस्थान के शीर्ष इको टूरिज्म स्थलों में से एक बनाता है इस वजह से भी। और अगली जानकारी है हाल ही में यहाँ टाइगर और लायन सफारी के सफल संचालन और लुप्त प्राय प्रजातियों के सफल प्रजनन जैसे भेड़िया और लकड़बग्गा के कारण ये राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में बना हुआ था।
कुछ और बातें अगर यहाँ पर समझनी हो तो यहाँ अर्धशुष्क पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भू आकृति विज्ञान के बारे में दी गई है। ये पर्वतमाला आरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जो भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और ये क्षेत्र जयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण कार्बन भंडार के रूप में और वाटरशेड या जल भंडार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पाए जाने वाले अगर प्रमुख जीव देखें तो एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ बियर और भारतीय भेड़िया इत्यादि हैं। पक्षियों की 285 से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें दुर्लभ व्हाइट नेप्ड टिट एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो गर्दन पर सफ़ेद रंग का होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। व्हाइट नेप्ड टिट जैसे पक्षी विशेष रूप से केवल इसी क्षेत्र में देखे जाते हैं। अगली जानकारी है इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। पहले इसे देख लीजिएगा। इस मैप पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं यहां पर। और यहां पर ये वाली जो लाइन खींची गई है, ये आउटलाइन छत्तीसगढ़ राज्य को यहां पर दर्शा रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है, ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है। अब ये प्रमुख रूप से खबरों में क्यों बना हुआ है, उसका पहला कारण ये है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था, वामपंथी उग्रवाद था, उसके समाप्त होने या उसके मिनिमाइज होने के बाद, ये 2021 के बाद या 5-6 वर्षों के अंतराल के बाद अब ये टूरिस्ट के लिए फिर से ओपन कर दिया गया है। इस वजह से ये प्रमुख रूप से खबरों में बना हुआ था। इतनी बात समझने के बाद अब कुछ बातें और पढ़ लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले या बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। और जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, बीजापुर का जो क्षेत्र है, ये जो नक्सलवाद था या जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद का प्रमुख क्षेत्र था। लेकिन अब कुछ समय से उस क्षेत्र में विकास कार्यों के संचालन से या जो नक्सलवादी हैं या जो अन्य हिंसक गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उनको नियंत्रित करने की वजह से अब यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं हैं या जो वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं हैं, वे लगभग ना के बराबर रह गई हैं। तो इसी वजह से ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, अब टूरिस्ट के लिए या आम पब्लिक के लिए, पर्यटन के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। ये लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके उत्तर और पश्चिम में इंद्रावती नदी बहती है। और इस इंद्रावती नदी के नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच एक प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। चर्चा में क्यों? पहला कारण तो वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रभाव में कमी के बाद प्रशासन ने इसे वर्षों के बाद पर्यटकों के लिए पुनः खोलने का निर्णय लिया है। 2021 से ही ये बंद था। नवंबर 2025 में शोधकर्ताओं ने 25 वर्षों के अंतराल के बाद यहां पर स्मूथ कोटेड ऑटर ऊद बिलाव की एक प्रजाति है, जिसमें छोटे रोए होते हैं जिसके शरीर पर, इसी वजह से उसको स्मूथ कोटेड ऑटर कहा जाता है। उसकी पहली फोटोग्राफिक पुष्टि दर्ज की है 25 वर्षों के अंतराल के बाद। इस वजह से भी इंद्रावती नेशनल पार्क चर्चा में बना हुआ था। और इसके लिए मैंने एक इमेज भी ली है, ये है स्मूथ कोटेड ऑटर। और अगली जानकारी है तदोबा इंद्रावती उदांती सीता नदी के बीच एक रेडंडेंट टाइगर कॉरिडोर की बहाली की खबरें आई, जिससे मध्य भारत में बाघों की आवाजाही सुलभ हुई है। तदोबा अंधेरी जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, वह मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, उदांती सीता नदी भी छत्तीसगढ़ में है। तो मध्य प्रदेश के तदोबा अंधेरी और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती और उदांती सीता नदी के बीच में एक गलियारा बन गया है। और उस गलियारे से जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, वे मुक्त रूप से आवाजाही करते हैं। इसकी वजह से भी ये टाइगर रिजर्व और ये नेशनल पार्क चर्चा में बना हुआ था। संबंधित अवधारणाएं इंद्रावती नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ दक्षिणी उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुख्य प्रजातियां वृक्षों की हैं, सागौन, साल, बांस और महुआ इत्यादि। प्रमुख जीव यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? ये जंगली भैंसे, वाइल्ड एशियन बफेलो, जंगली भैंस लिखना चाहिए,
या भैंसों लिखना चाहिए। ये जंगली भैंस वाइल्ड एशियन बफेलो की अंतिम जीवित आबादी का मुख्य केंद्र है, जो छत्तीसगढ़ का राज्य पशु भी है। कनेक्टिविटी या संपर्क के लिए ये रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व कवल जो कि तेलंगाना के क्षेत्र में है, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, और कान्हा जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, टाइगर रिजर्व के साथ एक विस्तृत लैंडस्केप या भूदृश्य का हिस्सा है। अगली जानकारी है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम के क्षेत्र में है। तो पहले तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आप लोग जो व्हाइट कलर से एरिया देख रहे हैं, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में अवस्थित असम राज्य का मानचित्र आपको दिखाया गया है। इस असम राज्य के मानचित्र पर आप लोग देखेंगे इस वाले भाग में यहां पर है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन देखने के बाद अब कुछ और बातें समझ लीजिए। ये असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वह भारत सरकार के द्वारा उसको सीमांकित किया जाता है या नामित किया जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किए जाते हैं, ये भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत घोषित किए जाते हैं, जो कि 1971 में शुरू किया गया था। तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से एक है ये डिब्रू साइखोवा, जो कि असम के क्षेत्र में अवस्थित है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों और दक्षिण में डिब्रू नदी द्वारा घिरा हुआ है। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ है इसको भी देख लीजिए। पहला है, असम में अत्यधिक वर्षा के कारण उद्यान के घास मैदान जलमग्न हो गए, जिससे दुर्लभ फेरल हॉर्स भोजन की तलाश में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर आने को मजबूर हो गए थे। जो फेरल हॉर्स हैं वे घोड़ों की एक दुर्लभ प्रजाति है, जो कि इस डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो जब वहाँ पर बाढ़ आ गई और जो घास के मैदान थे वहाँ पर पानी भर गया तो वे सड़कों पर आ गए थे। अब मैंने एक इमेज ली है जिसमें फेरल हॉर्सेस को दिखाया गया है। ये फेरल हॉर्स है जो कि इस डिब्रू साइखोवा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगली जानकारी है, उद्यान के भीतर सुदूर लाइका और डोथिया मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। मतदान दलों को सशस्त्र वन रक्षकों द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया, जो इस क्षेत्र की दुर्गमता और सुरक्षा संवेदनशीलता को दर्शाता है। अगली जानकारी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उद्यान के आसपास एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग तकनीक के उपयोग। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इस क्षेत्र में डिब्रू साइखोवा के क्षेत्र में गहरे बेधन करके, ये जो लिखा हुआ है एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग का मतलब है गहरी खुदाई करके वहाँ पर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम की खोज करने के लिए प्रयास किए हैं। तो इसी वजह से जो स्थानीय स्तर के जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे उन्होंने एनजीटी में या सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। इस वजह से भी ये खबरों में बना हुआ था। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उद्यान के आसपास एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग तकनीक के उपयोग और पर्यावरण मंजूरी को लेकर कानूनी विवाद और एनजीटी के हस्तक्षेप के कारण भी ये चर्चा में रहा था। अन्य अगर संबंधित अवधारणाएं अगर देखनी समझनी हो तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स स्वैम्प वन है। सैलिक्स का मतलब होता है विलो या सरपत जिसे कहते हैं, जिसके लकड़ी का सबसे अच्छा क्रिकेट बैट बनाया जाता है। तो जिस प्रजाति का विलो का वृक्ष होता है उसी को सैलिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर झाड़ीदार दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं, इसीलिए लिखा है कि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स स्वैम्प वन है। स्वैम्प का मतलब है दलदली, जिसमें झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, वृक्ष भी पाए जाते हैं और दलदली क्षेत्र भी है। यहाँ अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन और दलदली घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये उद्यान मूल रूप से दुर्लभ व्हाइट विंग्ड वुड डक, व्हाइट विंग्ड वुड डक क्या होता है इसको देख लीजिए। ये बत्तख की एक प्रजाति है, ये है व्हाइट विंग्ड वुड डफ, इसको वुड डक इसे कहा जाता है। इसके जो पर होते हैं वो उनमें कुछ हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। इसके संरक्षण के लिए ही इसे स्थापित किया गया था। ये उद्यान मूल रूप से दुर्लभ व्हाइट विंग्ड वुड डक के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां फेरल हॉर्स पाए जाते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोड़े गए घोड़ों के वंशज माने जाते हैं। घोड़ों की एक विशिष्ट प्रजाति है फेरल हॉर्स, जो पूरी दुनिया में कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं और भारत में ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। और जो स्पीसीज थी फेरल हॉर्स की, उनको मैंने आपको दिखा दिया था। ये स्पीसीज है फेरल हॉर्स की, जो कि डिब्रू साइखोवा के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
अगली जानकारी है लोअर लेक भोपाल मध्य प्रदेश में। अब इसका नाम जो लोअर लेक है, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक झील है और वह मानव निर्मित झील है। उस झील का नाम है भोज लेक या भोजताल, जो कि मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में है। इस झील के दो भाग हैं, एक अपर लेक और एक लोअर लेक। जो इसका पश्चिमी भाग है वह अपर लेक कहलाता है और जो इसका पूर्वी किनारा है, छोटा है, उसे लोअर लेक कहा जाता है। इसके लिए भी मैंने एक मानचित्र लिया है, इसे देखिए। ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, ये भोज लेक का पश्चिमी हिस्सा है, इसे कहा जाता है अपर लेक। और यहां पर ये जो छोटा सा हिस्सा आप लोग जो देख रहे हैं, इसे कहा जाता है लोअर लेक। और ये एक मानव निर्मित झील है। इसी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। संदर्भ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित, जिसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है भोपाल को, इसे स्थानीय स्तर पर छोटा तालाब कहा जाता है। ये जो लोअर लेक है, इसे छोटा तालाब कहा जाता है क्योंकि छोटा ही क्षेत्रफल में। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भोज लेक है वह दो छोटी और बड़ी लेक से मिलकर बना है। जो बड़ी लेक है इसे बड़ा तालाब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको अपर लेक कह दिया जाता है। पश्चिमी भाग अपर लेक या बड़े तालाब का है और जो पूर्वी किनारा है वह लोअर लेक कही जाती है। हिंदी में उसको या स्थानीय स्तर पर उसको छोटा तालाब कह दिया जाता है। तो जो जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जानकारी खबरों में बनी हुई है, वह इस लोअर लेक या छोटा तालाब के बारे में है। इसे स्थानीय स्तर पर छोटा तालाब कहा जाता है। ये अपने बड़े पड़ोसी बड़ा तालाब या अपर लेक के पूर्व में स्थित है। ये भोज वेटलैंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक रामसर स्थल है। और ये एक कृत्रिम झील है, राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी। अब ये चर्चा में क्यों है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बेंच ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लोअर लेक का निरीक्षण करने और इसके क्षरण पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पहला कारण। अगला है, भोपाल प्रशासन ने झीलों के इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र और 50 मीटर के बफर जोन में अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए 15 दिवसीय विशेष बुलडोजर अभियान चलाया है। तो इन कारणों से ये लोअर लेक खबरों में बनी हुई थी। अगला, भोज वेटलैंड विंटर वर्ड काउंट 2025-26 के दौरान ये पाया गया कि जलवायु परिवर्तन और उच्च जल स्तर के कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 40 से 50% की गिरावट आई है। और अगली जानकारी है कि जल में घुली ऑक्सीजन की कमी और जैविक प्रदूषण के कारण झील में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत दर्ज की गई। इन सब कारणों की वजह से ये लोअर लेक चर्चा में बनी हुई थी। और ये लोअर लेक मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अवस्थित भोज लेक का पूर्वी छोटा हिस्सा है। अन्य बातें अगर समझना चाहें, लोअर लेक की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि इसका कोई ताजे पानी का स्रोत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी रिवर से, किसी स्ट्रीम से इसको जल की प्राप्ति होती हो, बल्कि जो अपर लेक है उससे ही अतिरिक्त जल की आपूर्ति लोअर लेक में होती है। ये मुख्य रूप से अपर लेक से होने वाले उप सतह रिसाव और वर्षा पर निर्भर है और सीढ़ीदार संरचना से ये दोनों जो झीलें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अपर लेक और लोअर लेक एक सीढ़ीदार तरीके से निर्मित हैं, जहां अपर लेक का निचला स्तर लोअर लेक के उच्चतम स्तर के ठीक ऊपर है। झील का अतिरिक्त पानी पात्रा नाले के द्वारा हलाली नदी में गिरता है, जो अंततः बेतवा नदी की सहायक नदी है। ये कुछ अन्य जानकारी थी लोअर और अपर लेक के बारे में। अगली जानकारी है सिलीसेड झील के बारे में, जो कि राजस्थान में है। पहले लोकेशन देख लीजिएगा आप लोग। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये बाउंड्री आप लोग जो देख रहे हैं डार्क कलर से, ये राजस्थान राज्य की बाउंड्री है। राजस्थान राज्य में अलवर जिले में एक लेक है सिलीसेड लेक, इसी के बारे में ये जानकारी है। लोकेशन आप लोग राजस्थान के मैप पर देख रहे होंगे और ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अवस्थित एक झील है। अब इसको किस वजह से खबरों में देखा गया? पहली जानकारी है कि इसे दिसंबर 2025 में सिलीसेड झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। एक कारण ये। इसके अलावा भीषण गर्मी के दौरान झील के जल स्तर में गिरावट और अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की बढ़ती गतिविधियों के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरों को लेकर एनजीटी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। और अगली जानकारी है, एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस के दौरान
प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में एशियन वाटर बर्ड सेंसस होती है। वाटर बर्ड सेंसस का मतलब है कि जो जलीय पक्षी होते हैं, जलीय क्षेत्र में रहने वाले जो पक्षी होते हैं उनको काउंट किया जाता है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस के दौरान यहाँ दुर्लभ ग्रेटर फ्लेमिंगो और यूरेशियन बीजन जैसे प्रवासी पक्षी प्रजातियों की भारी आमद दर्ज की गई। आमद का मतलब है कि भारी संख्या में ये प्रवासी पक्षी इस सिलीसेड झील में आए। इन सब कारणों से ये झील चर्चा में बनी हुई है। अगली जानकारी इस झील से संबंधित, एक मानव निर्मित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि अरावली की पहाड़ियों से आने वाले अपवाह से जल की प्राप्ति करता है। जैव विविधता, झील में मगरमच्छों की अच्छी आबादी पाई जाती है। इसके अलावा ये सर्दियों में मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है और अरावली के पीडमोंट क्षेत्र में अवस्थित है। पीडमोंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्वतीय, ये समतल क्षेत्र है, यहाँ पर कोई पर्वत है, तो पर्वत के आधार के जो निकट का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है पीडमोंट। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके आधार तल के निकट ये झील अवस्थित है। इसीलिए लिखा है कि ये अरावली के पीडमोंट क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पहाड़ियों का मलबा और मिट्टी जमा होने से उपजाऊ तलछट का निर्माण होता है। अगली जानकारी है कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र रामसर साइट है। इसके बारे में, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है। अगर इसकी लोकेशन देखनी हो तो आप पहले इस मानचित्र पर देख सकते हैं। ये भारत के मानचित्र पर विभिन्न एरियाज को दिखाया गया है। तो मैं पहले आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य दिखाई दे रहा हूं। इस एरिया को, जिसे मैंने रेड कलर से आउटलाइन किया है, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का एरिया है। यहां पर ये वाला जो एरिया है ये है कोपरा जलाशय। जैसे अभी हाल ही में रामसर कन्वेंशन का दर्जा दिया गया है। रामसर कन्वेंशन को आप लोग जानते ही होंगे कि ईरान का एक शहर है रामसर। उस ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत विश्व भर की जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था। तो ईरान के उस शहर के नाम पर भी उस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन उसे कह दिया जाता है। तो जिस किसी भी वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल कर लिया जाता है, इसका मतलब है कि उस झील के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत विशेष प्रयास किए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये जो कोपरा जलाशय है इसे हाल ही में रामसर कन्वेंशन का दर्जा दिया गया है। अब लोकेशन देखने के बाद अब समझ लीजिए, पहला तो इसकी लोकेशन और कुछ संदर्भ समझ लीजिए, रेफरेंस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मस्तूरी ब्लॉक में स्थित एक प्रमुख मानव निर्मित जलाशय है और ये अरपा नदी के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है, जो महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो विशेष रूप से शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। चर्चा में क्यों? भारत सरकार ने कोपरा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है, जिससे ये छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण संरक्षित वेटलैंड बन गया है और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगली जानकारी है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड पर भी चर्चा की थी कि जो जलीय पक्षी होते हैं उनकी जो गणना की जाती है जनवरी माह में, तो उस एशियन वाटर बर्ड सेंसस के दौरान यहाँ 30,000 से अधिक पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिनमें मध्य एशिया और यूरोप से आने वाली दुर्लभ जो प्रवासी प्रजातियाँ हैं वे भी शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने कोपरा को राज्य के पहले पक्षी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इन सब कारणों से ये कोपरा जलाशय चर्चा में बना हुआ था। अगली जानकारी है गोगाबील झील के बारे में, जो कि बिहार में है और गोगाबील जो झील है वह महानंदा नदी के विसर्पण के द्वारा बनी हुई एक गोखुर या विसर्प झील है। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। पहले तो लोकेशन देख लीजिएगा, यहां पर आइए। इस मैप पर आप लोग देखेंगे तो यहां भारत में पहले बिहार राज्य को दर्शाया गया है। भारत में बिहार राज्य यहां पर हो गया। बिहार राज्य के मैप में यहां पर दिखाया गया है कटिहार जिले को। ये वाला जो हिस्सा है ये कटिहार जिला हो गया बिहार राज्य के पूर्वी किनारे पर। इस कटिहार जिले के इस वाले भाग में
दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पर है गोगावील लेक या फिर गोगावील झील, जो कि महानंदा नदी के विसर्पण से बनी हुई झील है। विसर्पण का मतलब होता है कि जैसे कोई नदी अगर मान लीजिए इधर से इधर के लिए बह रही है, अगर सीधा इसका स्ट्रेट रास्ता है, आइडियली तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो झील होती है वह इस तरीके से लहरा के बहने लगती है, तो जो लहरा के बहती है इसे ही कहा जाता है विसर्प। जब विसर्प बहुत गहरे होते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए पहले नदी इस तरीके से बह रही थी, विसर्प और गहरे हो गए और इस तरीके से बहने लगी, तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि नदी जब मार्ग इस पुराने मार्ग को छोड़ देती है और नए मार्ग से बहने लगती है, तो जो पुराना एरिया इधर जो बच जाता है, इसमें जब जल भर जाता है तो यही एक विसर्प झील बन जाती है, विसर्प झील। तो जो गोगावील जो झील है वह महानंदा नदी के विसर्पण से बनी हुई एक विसर्प झील है। इसी विसर्प झील को ही गोखुर झील भी कहा जाता है, हिंदी में इसी को गोखुर झील भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक या फिर मियांडरिंग लेक। अब पढ़ लीजिए, ये बिहार के कटिहार जिले मनिहारी और अहमदाबाद ब्लॉक में स्थित एक विशाल आर्द्रभूमि है। बिहार की सबसे बड़ी गोखुर झीलों ऑक्सबो लेक्स में से एक है और इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व होने का गौरव प्राप्त है। सामुदायिक रिजर्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसे कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया गया था। उसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया। तो जब उसे 2002 में संशोधित किया गया तो उसमें कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व जैसी अवधारणाएं सामने आई। तो उसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब किसी क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र का संरक्षण उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सहयोग से किया जाता है। तो इस क्षेत्र को गोगावील झील को कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे कि 2002 में संशोधित किया गया था, उसके प्रावधानों के तहत। और ये लिखा हुआ भी है, और ये बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व प्राप्त करने वाला एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे स्थानीय आबादी के सहयोग से समर्थन से संरक्षित किया जाता है। ये उत्तर में महानंदा और कंकहर नदियों तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र के बीच स्थित है, और महानंदा नदी के विसर्पण से ही इसका निर्माण हुआ है। नवंबर 2025 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, और मार्च 2026 की जानकारी आई कि हालिया एशियन वाटर वर्ड सेंसस, जो कि जलीय पक्षियों की गणना करने से संबंधित है, एशियन वाटर वर्ड सेंसस के दौरान यहाँ 90 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिरता का संकेत है। महानंदा नदी के बदलते मार्ग के कारण झील के जलस्तर में आ रहे उतार चढ़ाव और गाद की समस्या को लेकर स्थानीय संरक्षणवादियों ने चिंता जताई है। तो इन सब कारणों से ये गोगावील झील चर्चा में बनी हुई है। अन्य बातें अगर समझना चाहें, ये एक गोखुर झील है जिसका निर्माण महानंदा नदी के पुराने मार्ग के कट जाने और मुख्य धारा से अलग होने के कारण हुआ है। यही बात मैं आप लोगों को पहले समझा रहा था। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे पक्षी हैं विभिन्न देशों में, या विशेष रूप से एशिया के संदर्भ में समझें तो ऐसे पक्षी हैं जो ऋतु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। जैसे जब शीत ऋतु आती है उत्तरी गोलार्ध में, एशिया के जो साइबेरिया का क्षेत्र है, ठंड बहुत अधिक होने लगती है, उस क्षेत्र से कुछ पक्षी माइग्रेट करके विषुवत रेखा की ओर जो क्षेत्र अवस्थित हैं उनकी ओर चले जाते हैं, भारत की ओर भी आ जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो फिर से वे वापस चले जाते हैं। तो जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है वह पूरे एशिया महाद्वीप को घेरे हुए एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें एशियन जो पक्षी हैं वे ऋतु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए प्रवास करते हैं, और उसमें लगभग 30 के आसपास देश शामिल हैं, जो उत्तरी भाग में आर्कटिक सी से लेकर और दक्षिण में हिंद महासागर तक का ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। उसी के बारे में जानकारी है कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। यहाँ लगभग 300 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें लेसर, व्हिस्लिंग डिक इत्यादि प्रमुख हैं। ये सामुदायिक रिजर्व भी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसे 2002 में संशोधित किया गया था, उसके प्रावधानों के तहत इसे सामुदायिक रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया है और ये बिहार राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। ये एक ऐसा संरक्षण क्षेत्र है जहां निजी या सामुदायिक भूमि पर स्थानीय लोगों की भागीदारी से वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संशोधन यथा, इसमें एक शब्द बढ़ा लीजिएगा, यथा संशोधित 2002 के प्रावधानों के तहत जो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व की अवधारणाएं हैं, ये 2002 में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। अगली जानकारी है गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी का उद्गम तो होता है नेपाल हिमालय के क्षेत्र में, और नेपाल हिमालय के क्षेत्र में उद्गमित होने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा क्षेत्र से बहती हुई फिर आगे गंगा नदी में मिल जाती है। तो पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। ये भारत के मानचित्र पर मैंने आपको गंडक नदी को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ से ये प्रवेश करती है और यहाँ पर ये गंगा नदी प्रवाहित होती हुई जा रही है और गंगा नदी में मिल जाती है। ये है गंडक नदी। अगर आप इसको एक और मानचित्र पर देखना चाहें, यहाँ पर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, इधर वाला एरिया बिहार का है, तो ये और ये एरिया नेपाल का है। तो ये नेपाल के क्षेत्र से उद्गमित होने के बाद इस तरह से प्रवाहित होती हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के क्षेत्र के निकट ये भारत में प्रवेश करती है और आगे जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसी गंडक नदी के बारे में ही जानकारी दी गई है। ये नेपाल से निकलने वाली एक प्रमुख हिमालयी नदी है जो भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के क्षेत्र से प्रवेश करती है और बिहार राज्य का चंपारण का जो क्षेत्र है वह कुशीनगर से लगता हुआ क्षेत्र है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र के आसपास से बहती हुई ये बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में मुख्य रूप से चंपारण और कुशीनगर उत्तर प्रदेश जिलों की सीमा पर बहती है और अंततः पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसे नेपाल में सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के पीसीएस की परीक्षा में एक बार प्रीलिम्स में ये प्रश्न भी पूछा था कि जो गंडक नदी है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। उसे सप्तगंडकी, नारायणी इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है और इसी का एक प्राचीन नाम सदा नीरा भी था। चर्चा में क्यों है? बिहार सरकार और जल शक्ति मंत्रालय ने गंडक नदी में घड़ियाल संरक्षण परियोजना के दूसरे चरण की सफलता की घोषणा की है, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में प्राकृतिक प्रजनन दर्ज किया गया है और घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और जानना रुचिकर होगा कि भारत में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल नदी में और चंबल नदी के बाद सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं गंडक नदी में। अगली जानकारी जिसकी वजह से ये चर्चा में है, भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर परियोजना के साथ साथ गंडक बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए नए डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम पर सहमति बनी है। ये पंचेश्वर परियोजना नेपाल में लोकेटेड है। पंचेश्वर एक स्थान है, वहीं पर बांध बनाया गया है और ये भारत और नेपाल के बीच में एक साझी परियोजना है। भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर परियोजना के साथ साथ गंडक बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम पर सहमति बनी है, इसलिए भी चर्चा में है। इसके अलावा नदी के जलमार्गों में आ रहे बदलाव और उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक नई संयुक्त सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है। इन सब कारणों की वजह से भी गंडक नदी खबरों में बनी हुई है। कुछ और जानकारी, गंडक एक अनुवर्ती और हिमालयी नदी है। नेपाल हिमालय के क्षेत्र से उद्गमित होती है और अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर का मतलब होता है ढाल के अनुरूप बहने वाली। अनुवर्ती नदी है और एक हिमालयी नदी है। अपने ऊपरी मार्ग में गहरी घाटियां और मैदानों में व्यापक विसर्पण और चैनल शिफ्टिंग के लिए जानी जाती है। विसर्पण और चैनल शिफ्टिंग का मतलब हो गया मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। विसर्प भी बनाती है, इसके साथ साथ अपने मार्ग को भी परिवर्तित करती रहती है। चैनल शिफ्टिंग का मतलब मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। जैव विविधता चंबल के बाद भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। 2017 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि घड़ियालों की अगर आप आबादी प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक देखना चाहते हैं तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? उत्तर था चंबल नदी। तो चंबल में घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और चंबल के बाद दूसरे स्थान पर गंडक नदी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ गंगा डॉल्फिन और दुर्लभ कछुए भी पाए जाते हैं। अपवाह तंत्र, गंगा की एक महत्वपूर्ण बाएं हाथ की सहायक नदी है क्योंकि अंतिम रूप से ये गंगा नदी में
मिल जाती है। अगली जानकारी है अष्टमुडी कयाल या अष्टमुडी आर्द्रभूमि, जो कि केरल के पश्चिमी और दक्षिणी तटीय भाग में है। अब पहले इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है, ये केरल का क्षेत्र है, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जो रेड कलर से मैंने आउटलाइन किया हुआ है। इस केरल के इस क्षेत्र में दक्षिणी और पश्चिमी किनारे पर तटीय भाग में यहां पर है अष्टमुडी लेक। इसके बारे में कुछ जानकारी है। केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और केरल की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वेम्बनाथ झील के बाद में। वेम्बनाथ सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है केरल की, उसके बाद दूसरी है अष्टमुडी। अष्टमुडी का अर्थ है 8 शाखाएं, और इस झील की 8 शाखाएं हैं। इसी वजह से एक विशाल ताड़ के आकार पाम शेप्ड जल निकाय है। जो ताड़ का जो पत्ता होता है वह कई हिस्सों में फैला हुआ होता है, इसी वजह से लिखा हुआ है पाम शेप्ड वाटर बॉडी। एक ज्वार नदमुख है जहां ताजा पानी और समुद्र का खारा पानी आपस में मिलते हैं। चर्चा में क्यों है? केरल सरकार ने अष्टमुडी झील को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए क्लीन कोल्लम अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है, क्योंकि हालिया अध्ययनों में यहाँ माइक्रो प्लास्टिक का स्तर चिंताजनक पाया गया। तो पहला कारण, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया। झील में पाए जाने वाले शॉर्ट नेक क्लैम, जो कि मोलस्क या घोंघा की एक प्रजाति है, झील में पाए जाने वाले शॉर्ट नेक क्लैम के स्थायी मत्स्य पालन के लिए भारत के पहले मैरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल प्रमाणन को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है। अब यहाँ पर कुछ तकनीकी शब्द आए, उनको समझ लीजिए। पहला है शॉर्ट नेक क्लैम। ये क्या है? एक घोंघे की एक प्रजाति है और इसका समुद्री खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि समुद्री क्षेत्र से प्राप्त होने वाला मांसाहार या खाद्य पदार्थ के रूप में इसकी फिशिंग की जाती है। तो झील में पाए जाने वाले शॉर्ट नेक क्लैम के स्थायी मत्स्य पालन के लिए भारत के पहले एमएससी या मैरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल प्रमाणन को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल है वह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये जो संस्था है मैरीन स्टेवार्डशिप काउंसिल, ये संस्था पूरे विश्व भर में मत्स्यन के सतत संरक्षण पर जोर देने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य ये होता है कि मत्स्यन जो किया जाए, जो फिशिंग की जाए, वह सतत तरीके से किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि ओवर फिशिंग करके और मत्स्य संसाधनों को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि सतत मत्स्यन करना है और मत्स्यन का संरक्षण भी करना है। खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और मछलियाँ अगली पीढ़ी के लिए उपलब्ध भी रहे। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के लिए जो अष्टमुडी जो आर्द्रभूमि है, उसको भारत का पहला सर्टिफिकेशन दिया है इस संस्था के द्वारा, और उस सर्टिफिकेशन को अगले 5 सालों के लिए फिर से रिन्यू भी कर दिया गया है। इसलिए भी ये खबरों में है। अगली जानकारी है दिसंबर 2025 की। एनजीटी ने कोल्लम नगर निगम पर झील में अनौपचारिक सीवेज डालने के लिए भारी जुर्माना लगाया है। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये अष्टमुडी जो लेक है वह चर्चा में बनी हुई थी। इससे संबंधित कुछ और जानकारी, कल्लाड़ा नदी KALLADA कल्लाड़ा रिवर इस झील में गिरने वाली मुख्य नदी है, और ये झील अंततः नींदकारा के माध्यम से या नींदकारा के निकट, नींदकारा एक जगह का नाम है, नींदकारा के माध्यम से अरब सागर में मिलती है। एक रामसर साइट भी है। इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि या रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ लुप्तप्राय मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती हैं जो तटीय कटाव को रोकती हैं। अगली जानकारी है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। अब पहले तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन देख लीजिए। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ऑलिव ग्रीन कलर से, ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। यहां पर इस वाले भाग में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर जिलों में दक्षिण पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। पहले इसे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में इसका नाम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी नामित किया गया, जो पश्चिमी घाट उसका हिस्सा है।
ये उत्तर में पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दक्षिण में चिनार वन्यजीव अभयारण्य और इराबिकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है उसके साथ सीमा साझा करता है, जो एक विशाल पारिस्थितिक गलियारा बनाता है। चर्चा में क्यों है? तमिलनाडु वन विभाग ने अन्नामलाई में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर को इस तरह से लिखा जाता है, ताहर को TAHR, जो कि बकरी गोट की एक प्रजाति है जो दक्षिणी भारत के क्षेत्र में और विशेष रूप से पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाई जाती है। तमिलनाडु वन विभाग ने अन्नामलाई में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के तहत तहर की आबादी में 15% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। नीलगिरी ताहर को अगर आप देखना चाहें तो ये है नीलगिरी ताहर, जो कि गोट बकरी की एक विशेष प्रजाति है। अगली जानकारी, बालपराई। बालपराई एक स्थान है तमिलनाडु के क्षेत्र में। बालपराई क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए AI आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम के सफल कार्यान्वयन के कारण भी ये क्षेत्र चर्चा में रहा है। इसके बाद अगली जानकारी है, टाइगर रिजर्व में स्थित कडार और मलसर जनजाति समुदायों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इन सब कारणों से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में बना हुआ था। कुछ और जानकारी अगर आप इसके बारे में जानना चाहें, यहाँ शोला घास के मैदान, जो शोलास जो कहे जाते हैं, वे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियाँ होती हैं दक्षिणी भारत के क्षेत्र में, उनको शोला कहा जाता है। तो यहाँ पर शोला घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राज्य पशु है, जो यहाँ की ऊंची चट्टानों पर पाया जाता है, जिसे अभी आप लोगों ने देख भी लिया था, जो कि बकरी की एक प्रजाति है, नीलगिरी ताहर। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाइन टेल्ड मकाक, पश्चिमी घाट का स्थानिक और लुप्त प्राय जीव है। ये है लाइन टेल्ड मकाक, जो कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ही पाया जाता है। अगली जानकारी है ग्रेट हॉर्नबिल, इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, इसे भी देख लीजिए, ये भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो ये कुछ विशेष जीव यहाँ पर पाए जाते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में। जल विज्ञान, ये अमरावती और भवानी नदियों की कई सहायक धाराओं के लिए एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अगली जानकारी है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि ओडिशा के पूर्वी तटीय भाग में अवस्थित है। पहले तो लोकेशन देख लीजिए। ये एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, जो क्रीम कलर से, जिसे मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये पूरा एरिया, ये ओडिशा का एरिया है। ओडिशा के इस वाले भाग में यहाँ पर बैतरणी और ब्राह्मणी नदियों का डेल्टा क्षेत्र है। एक बार 2011 की UPSC के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तटीय भाग में अवस्थित है और 2 नदियों के डेल्टा क्षेत्र के बीच अवस्थित है। उसका उत्तर ये भितरकनिका ही था। ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र के बीच में ये अवस्थित है। इसी के बारे में ये जानकारी है। धामरा नदी भी है यहाँ पर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा नदियों के मुहाने पर अवस्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्र के बाद। ये 3 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और यहीं पर है गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य या गाहिरमाथा मैरीन रिजर्व, जो कि ओलिव रिडले कछुओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इतनी बात समझने के बाद अब समझ लीजिए ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। पहली जानकारी, गाहिरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुओं के अरिबाडा सीजन का सफल समापन हुआ, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में ओलिव रिडले के छोटे बच्चों या ओलिव रिडले कछुओं का जन्म दर्ज किया गया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अरिबाडा। अरिबाडा क्या है? अरिबाडा स्पेनिश या स्पेन की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है अराइवल। और यहाँ पर जो अरिबाडा शब्द का प्रयोग किया जाता है ओलिव रिडले कछुओं के बारे में, इसका मतलब होता है कि वर्ष के एक विशेष समय में गाहिरमाथा इस समुद्री संरक्षण क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुए एक साथ बहुत बड़ी संख्या में घोंसला बनाते हैं, नेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये है, इसी को अरिबाडा कहा जाता है। एक विशेष समय में ओलिव रिडले कछुए इस गाहिरमाथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र में आते हैं और प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, इसी को अरिबाडा कहा जाता है।
तो इस अरीवाडा के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऑलिव रिडले कछुओं के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इस वजह से ये खबरों में है। अगला है, वार्षिक जनगणना के अनुसार उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में स्थिरता देखी गई, जो इसकी स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी का प्रमाण है। चक्रवात के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ मैंग्रोव संरक्षण के लिए विशेष बजट आवंटित किया है, ताकि तटीय कटाव को रोका जा सके। इन सब कारणों की वजह से ये भितरकनिका का क्षेत्र चर्चा में बना हुआ था। इसके संदर्भ में और कुछ जानकारी अगर आप पढ़ना चाहें, मैंग्रोव प्रजातियां, क्योंकि सुंदरबन के बाद मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा आवरण इसी क्षेत्र में पाया जाता है। फ्लैगशिप प्रजातियां, खारे पानी के मगरमच्छ और इसके अलावा सफ़ेद मगरमच्छ भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में मध्य एशिया और कैस्पियन सागर से प्रवासी पक्षी आते हैं और 2002 में इस क्षेत्र को रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। अगली जानकारी है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि बिहार में है। इनको भी देख लीजिए। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ये बिहार, जो बोल्ड ब्लैक कलर से आपको जो लाइन दिख रही है, ये बिहार के मानचित्र को दिखाया गया है। ये पूरा बिहार का क्षेत्र दिखाया गया है। बिहार के क्षेत्र में, सॉरी, बोर्ड में यहां पर पास से उतना क्लियर विजिबल नहीं होता, ठीक है, यही है एरिया पूरा। ये बिहार का क्षेत्र दिखाया गया है। इस बिहार के क्षेत्र में यहां पर आप देख रहे होंगे, एक है नक्की डैम और एक है नागी डैम। एक है नकटी और एक है नागी, नागी नकटी, इनके बारे में। और ये बिहार के जमुई जिले में अवस्थित हैं। नागी और नकटी, रामसर साइट का दर्जा भी इन्हें हाल ही में दिया गया है। ये दोनों अभयारण्य, नागी और नकटी, बिहार के जमुई जिले झाझा क्षेत्र में स्थित हैं। एक दूसरे से काफी करीब, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानव निर्मित जलाशय हैं। ये दक्षिण बिहार के सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक हैं और शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद जल का एक बड़ा स्रोत प्रदान करते हैं। ये जलाशय पहाड़ियों और चट्टानी इलाकों से घिरे हुए हैं, जो इन्हें एक सुरक्षित प्राकृतिक स्थल बनाते हैं। अब ये खबरों में क्यों है? बिहार सरकार ने नागी और नकटी अभयारण्यों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जमुई बर्ड सर्किट के विस्तार की घोषणा की है, पहला कारण। और इससे पहले आपको बता दूं कि नागी और नकटी को जून 2024 में रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया था। इस वजह से भी ये खबरों में है। हालिया जनगणना के अनुसार यहाँ बार हेडेड गूज की वैश्विक आबादी का लगभग 3% हिस्सा दर्ज किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि है। ये है बार हेडेड गूज, जो कि एक विशेष पक्षी है, जो कि भारत में बिहार राज्य में जमुई जिले के नागी नकटी के क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ और जानकारी नागी नकटी के बारे में। ये जलाशय सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। यहाँ का उथला पानी और जलीय वनस्पति सर्दियों में आने वाले पक्षियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। अगली जानकारी है फ्लैगशिप प्रजाति, जो विशिष्ट प्रजाति है यहाँ पर पाई जाती है, वार हेडेड गूज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, जो हिमालय से उड़कर यहाँ पहुँचता है। इमेज मैंने आपको दिखा दी थी। ये है बार हेडेड गूज, जो यहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो यहाँ 130 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें नॉर्दर्न पिनटेल, यूरेशियन बीजन और लाल सिर वाला पोचर्ड इत्यादि भी शामिल है। अगली जानकारी है अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसको देख लीजिए। तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में विस्तृत है। ये भारत के क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं इधर। इस वाले क्षेत्र में कुछ भाग इसका केरल में है, कुछ भाग तमिलनाडु में है। यहाँ पर है अगस्त्यमलाई या अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अब पढ़ लीजिए। ये भारत के दक्षिणी छोर पर केरल, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिले और तमिलनाडु के कौन कौन से जिले हैं, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक है और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसमें केरल के 3 वन्यजीवी अभयारण्य नेयार, पेप्पारा और शेंदुर्नी तथा तमिलनाडु का कलक्कड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी इसमें शामिल है। चर्चा में क्यों है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अगस्त्यमाला क्षेत्र में दुर्लभ औषधीय पौधों की 3 नई प्रजातियों की खोज की है, जिनका उपयोग पारंपरिक कैंसर उपचार में किया जा सकता है।
एक तो ये कारण है जिसकी वजह से चर्चा में है। अगला है केरल और तमिलनाडु सरकारों ने इस बायोस्फीयर रिजर्व में ज्वाइंट ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट के लिए एक नई समिति का गठन किया है ताकि वन्य जीवों के निर्बाध आवागमन और अवैध शिकार को रोका जा सके। दूसरा कारण। तीसरा है नीलगिरी तहर की जनगणना के दौरान यहाँ की ऊंची चोटियों पर तहर की आबादी में 12% वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। और नीलगिरी तहर का फोटो मैंने आपको दिखा दिया था, जो कि बकरी की प्रजाति की है। चाहे आप लोग तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर के बारे में कई बार प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। अगली जानकारी है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। मुल्ला पेरियार जो डैम है वह लोकेटेड है केरला के क्षेत्र में, और एक नदी है पेरियार नदी, एक नदी है मुल्लायार नदी। तो मुल्ला और पेरियार नदियों के संगम पर अवस्थित है मुल्ला पेरियार डैम। अब ये लोकेटेड तो है केरला के क्षेत्र में, लेकिन 1886 में एक समझौता हुआ था। उस समय केरल तमिलनाडु राज्य नहीं थे, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो उस समझौते के तहत इसका जो प्रशासन किया जाता है वह तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाता है, और जल के स्तर को लेकर या ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार जो जल का उपयोग इत्यादि है उनको लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। इस मुल्ला पेरियार बांध के बारे में ही कुछ जानकारी है। लोकेशन केरल के इदुक्की जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर अवस्थित है। पेरियार और मुल्लायार नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये बांध केरल की भूमि पर स्थित है, लेकिन 1886 के पट्टा समझौते, पट्टा का मतलब है लीज जो दी गई थी, 1886 के लीज एग्रीमेंट या पट्टा समझौते के आधार पर इसका संचालन और रखरखाव तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है। और तमिलनाडु और केरल के बीच में ये मुल्ला पेरियार डैम, इसके जल स्तर को लेकर, जल के उपयोग को लेकर विवाद बना रहता है। अब ये वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है? पहला कारण है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षी समिति ने बांध की वार्षिक संरचनात्मक सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें बांध की सीपेज दर पर चिंता जताई गई। सीपेज दर का मतलब होता है रिसाव, किसी बांध से जल का धीरे धीरे करके रिसाव होना। तो बांध से होने वाले सीपेज दर पर चिंता जताई गई, इसलिए चर्चा में है। अगला कारण है केरल सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से बांध के डाउन स्ट्रीम में नए बांध के निर्माण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हेतु संदर्भ की शर्तें जारी करने का पुनः अनुरोध किया है। इन सब कारणों की वजह से यह मुल्ला पेरियार डैम खबरों में बना हुआ है। कुछ अन्य बातें इस मुल्ला पेरियार डैम के बारे में अगर जानना चाहें तो ये एक मेसनरी ग्रेविटी बांध है, जिसे चूने और सुर्खी के गारे से बनाया गया है। ये बांध सिस्मिक जोन 3 में आता है। इसकी सुरक्षा का मुख्य आधार सुरक्षा केरल की, पानी तमिलनाडु के सिद्धांत पर टिका है। तकनीकी शब्दावली, यहाँ मैक्सिमम वाटर लेवल कि इस बांध में जल स्तर कितना होना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम वाटर लेवल 142 फीट, और रूल कर्व समय के अनुसार जल स्तर का निर्धारण इत्यादि के चलते केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद की स्थिति बनी रहती है। और इसके वर्तमान समय में खबरों में बने रहने का कारण क्या था? ये जो अभी आपने पढ़ा, बांध की सीपेज दर पर चिंता जताई गई है, और केरल सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से बांध के डाउन स्ट्रीम में एक नए बांध के निर्माण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हेतु संदर्भ की शर्तें जारी करने का पुनः अनुरोध किया है। इन सब कारणों की वजह से ये मुल्ला पेरियार डैम खबरों में बना हुआ था। तो आज के इस एपिसोड में आप लोगों ने भारत में कुछ ऐसे स्थल जो खबरों में बने हुए थे उनके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में अब इतना ही, और आज की क्लास से संबंधित जो कुछ भी हमने पढ़ा है वे सारे नोट्स पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोगों को लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो उस लिंक से या टेलीग्राम चैनल से भी आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अब इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।